सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। जो फुल टेस्ट वाला पेपर था उसका हम पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। साउंड का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड आप लोग हेडफोन यूज़ कर लेना। इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो, एक बार हेडफोन यूज़ करके अगर आप देखोगे तो साउंड में इशूज़ नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम शो हो रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पेपर नंबर 4। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। आई होप सॉल्यूशन सब लोगों ने अच्छे तरह से किया होगा। इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो किसके ऊपर है? वो है कैपेसिटेंस के ऊपर है। कैपेसिटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रूव करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसको मूव करा देते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे 3 कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर दिया हुआ है। दोनों एंड के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा है। आपको खाली यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे इक्विवेलेंट होगा वो पॉइंट आपको ढूंढना है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि इस वाले पॉइंट के साथ ये एंड कनेक्टेड है, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल इस ए वाले पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको हम वी ए नाम दे सकते हैं। सिमिलरली इस वाले एंड का अगर पोटेंशियल हम वी मानते तो इस वाले पॉइंट का भी वी हो जाएगा। और इस लाइन के थ्रू अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वी है। सिमिलरली अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल ए है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर या फिर कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले एंड पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर या कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है। तो अगर एक सिंगल वायर है जहाँ पे कोई भी रेजिस्टर या कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होता है, तो इस एंड का और इस एंड का पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान देंगे तो तीनों कैपेसिटर जो है वो VA VB के बीच में कनेक्टेड दिख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर मैं इधर एक पॉइंट ए बना देता हूँ, इधर अगर एक पॉइंट बी बना देता हूँ, तो पहला वाला जो 4 माइक्रोफेराड है वो VA और VB के बीच में है, तो यहाँ पे आप एक कैपेसिटर बना दो। दूसरा वाला भी VA VB के बीच में है, तो दूसरा वाला भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। तीसरा वाला भी देखो सेम VA और VB के बीच में है, तो तीसरा वाला भी ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो हेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, जो कि होता है यहाँ पे C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में हम तीनों को अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 12 माइक्रोफेराड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग बोला, ध्यान रखना यहाँ पे बोला है नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। यानी कि 3 का डायमेंशन सेम है, एक का डायमेंशन अलग अलग होगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें डायमेंशन मैच नहीं करेगा। टॉर्क और एनर्जी अगर यूनिट पता होगा, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। लेकिन एनर्जी का यूनिट जो है वो वर्क के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। तो यानी कि टॉर्क और एनर्जी का तो सेम है। हाँ, इसका तो हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन एंड इंपल्स, सरफेस टेंशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन को कभी कभार टी लिखते हैं, कभी कभार सिग्मा भी लिखते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में आएगा। और जो इंपल्स होता है, इंपल्स के लिए यूनिट निकल के आता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप इसको न्यूटन इंटू सेकेंड बोल सकते हो। क्लियरली दिख रहा है ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इन दोनों का इक्वल नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। बाकी अगर इन दोनों का देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको देखने को मिलता है केजी मीटर पर सेकंड होता है ना। इधर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है MVR, इसको आप लिख सकते हो केजी, इधर आएगा मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा ये। और अगर प्लैंक्स कांस्टेंट को देखोगे तो उसके लिए यूनिट हम लोग लिखते हैं जूल सेकंड। जूल के लिए आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के साथ यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई होगा, तो एक सेकंड कैंसिल, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है प्रेशर और यंग्स मॉडुलस। इसका भी इक्वली होता है, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो यंग्स मॉडुलस होता है वो बेसिकली रेशियो होता है किसका? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, खाली एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन जो होता है वो डेल्टा एल बाय एल, यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जो सिग्मा है उसका यूनिट प्रेशर के तरह इक्वली प्रेशर जैसा ही होता है, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि इसका दोनों का इक्वल होगा, यानी कि डी भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है उसका मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे असर्शन और रीजन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। असर्शन वाले पार्ट में मेंशन किया गया है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन देन दैट एट द बेस ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के बेस के कंपैरिजन में माउंटेन के टॉप में टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्या हो रहा है, ज्यादा है कि कम है, लॉन्गर बोला है, यानी कि टाइम पीरियड ज्यादा बोल रहा है। तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि जब हाइट पे जाते हैं जी का वैल्यू चेंज होता है, और जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला ही हमें पता है 2π√L/g होता है। अब यहाँ पे लेंथ को चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पे खाली ये बोला है कि हमने पेंडुलम के पोजीशन को चेंज किया है। यानी कि अगर आप सरफेस पे देखोगे, मान लो ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पे, या फिर किसी माउंटेन के टॉप पॉइंट पे चले जाओगे, यहाँ पे दोनों पॉइंट पे एक ही चीज वेरी होता है, 2π और L तो चेंज नहीं होगा, खाली g चेंज होगा। तो g के साथ कैसा रिलेशन बनेगा, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, ये वाला सीन होगा। और अगर आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को पढ़ा है, आपको एक चीज पता होगा कि g का वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे, इन अदर वे यहाँ पे बोला गया है कि बेस ऑफ द माउंटेन, यानी कि वो अर्थ का सरफेस है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पे g मैक्सिमम होता है, और या तो हाइट पे जाओ या फिर डेप्थ में जाओ, दोनों केस में g का वैल्यू रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप माउंटेन के पीक पॉइंट पे जाओगे तो g का वैल्यू ड्रॉप होगा, g का वैल्यू अगर ड्रॉप होता है तो क्लियरली दिख रहा है टाइम पीरियड हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो टाइम पीरियड आपको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो टाइम पीरियड कम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन दैट एट द बेस। हाँ, तो ये असर्शन हमें करेक्ट लग रहा है। दूसरा बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि g बढ़ेगा तो t घटेगा, और वाइस वर्सा। यस, ये भी करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। और ये दोनों कनेक्ट कर रहा है, रीजन जो है वो असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ए नहीं, यहाँ पे ए तो नहीं लग रहा है, अगर हम देखेंगे पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट, यही हमारा सही आंसर है। ओके, हो गया ये वाला। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो सकता है, जनरली जो ये इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन होता है ना, वहां पे क्या होता है ना कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दोनों करेक्ट बोल देगा, और जो आर होता है वो ए का करेक्ट रीजन बता देता है, और ऑप्शन नंबर बी में जनरली क्या होता है कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे ध्यान दोगे तो ए वाले में यहाँ पे नॉट करेक्ट बोल दिया है कि ये जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, और बी में बोला कि करेक्ट एक्सप्लेन करता है। अब दोनों कनेक्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो हर बारी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मार्क नहीं करना है, ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट को ध्यान रखना, कहाँ पे मैच कर रहा है बोलता है, कहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर रहा है बोल रहा है, तो इस वाले टर्म्स का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, आपको पूछा है कि ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं। अब होमोजेनिटी का रूल हमें क्या कहता है कि अगर LHS में वेलोसिटी है तो इस वाले टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दो, टी स्क्वायर है तो इसको आप T2 लिख सकते हो, डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 T - 1। तो ए के लिए आपको मिल जाएगा, टी इधर जाएगा तो L1 T - 3, ये पहला वाला बन गया। दूसरा बी या सी से, बी से पहले सी को निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो सी के साथ टाइम यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी का रूल जो होता है वो कहता है कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करो तो सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो टी के साथ इक्वल होना चाहिए। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली आप T1 कह सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और बी के लिए देखोगे तो इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर होना चाहिए। तो बी के साथ जो है वो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम का रख देते हैं। और नीचे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो यूनिट निकल के आएगा वो सेकंड के फॉर्म में आएगा, यानी कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो T1 आना चाहिए, तो नीचे भी T1, दैट इज इक्वल टू जो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज L1 T - 1। तो ये दोनों कैंसिल, तो बी विल बी कितना हो जाएगा, L1 T - 1 हो जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें a इंटू बी इंटू सी चाहिए। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा L1 T - 3 इंटू इसके लिए आएगा T1 और इसके लिए आएगा L1 T - 1। तो +1 - 1 तो कैंसिल, L1 कंबाइन होगा तो L2 और इधर T - 3। तो L2 T - 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया है इंडक्टेंस के ऊपर। ओके,
तो यहाँ पे बोला है कि कंसिडर I1 एंड I2 आर द करेंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स 1 एंड 2, ठीक है, दो कॉइल है आपके यहाँ पे। पहले में बोला गया कि L1 दिया है, L1 क्या बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, यानी कि कॉइल 1 में जब करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ दैट पहले वाले कॉइल में कितना इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कितना डेवलप होगा वो बताया गया है। उसके बाद में M12 यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। कॉइल 2 में करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल 1 में कितना इंडक्टेंस डेवलप होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इन दोनों करंट के फ्लो होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कहां पे, कॉइल 1 पे, वो कितना होगा वो हमें यहां पे देखना है। तो ईएमएफ का रिलेशन इंडक्टेंस के साथ आपको पता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ईएमएफ इक्वल टू डीएल बाई dt लिखते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब यहां पे जब करंट के फॉर्म में आ जाता है तो इसके फॉर्म में जब यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में जब उसको हम लिखते हैं तो पहले वाले के लिए हम बात करते हैं, पहले वाले के लिए आपको देखने को मिलेगा सेल्फ इंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो अपोज करता है L1 dy1 बाई dt। ये पहले वाले के लिए हो गया, ये हो गया हमारा ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच का रिलेशन का एक फॉर्मूला। दूसरा केस, अगर हम यहाँ पे दूसरे केस में आते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी एक केस है कि जब कॉइल नंबर 2 पे करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस आएगा, तो वहां पे जो ईएमएफ डेवलप होगा दूसरे वाले कॉइल की वजह से, उसको हम म्यूचुअल बोल देते हैं कि म्यूचुअल ईएमएफ जो डेवलप होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस M12। सेल्फ इंडक्टेंस में L1 आ रहा था, म्यूचुअल में M12 आ जाएगा इनटू। अब करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 बोला है, यानी कि कॉइल 2 में करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल नंबर 1 पे यहां पे ईएमएफ डेवलप होगा, तो इसको हम di2 बाई dt लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर यहां पे ओवरऑल वैल्यू देखने जाओगे तो दोनों का जो ईएमएफ का वैल्यू है उसका जब टोटल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉइल नंबर 1 पे टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है। तो ईएमएफ टोटल हमारा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सेल्फ प्लस म्यूचुअल, इन दोनों को आप ऐड कर देना, विल गेट द आंसर। तो यहां से आपको दिख रहा है L1 di1 by dt, M12 di2 by dt। तो यहां से मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, माइनस माइनस है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना म्यूचुअल वाला जो है वो दूसरे वाले में करंट फ्लो होने की वजह से वो फॉर्म करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, रेडियस दिया है, कैरिंग स्टेडी करंट I। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर्स क्रॉस सेक्शन एट व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। एक बोला इनसाइड और दूसरा बोला है आउटसाइड, एनीवेयर ड्यू टू द वायर विल बी। अच्छा, तो इसका कहानी कुछ ऐसा है कि आपको एक करंट कैरिंग वायर दिया है, मान लो ये वायर है, इस वायर का अपना एक रेडियस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ए बोला गया है, ओके। अब जो इसका मैक्सिमम पॉसिबल जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो होता है इसके सरफेस पे, जिसका मैग्नीट्यूड होता है बी मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू ए। ये होना चाहिए इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, हमें पहला पॉइंट बोला है कि इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आर है, तो क्लियरली दिख रहा है कि इनसाइड अगर हम बोलेंगे, इनसाइड में आर का जो वैल्यू है इट इज लेस देन ए है, तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें देखने को मिलता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला आई थिंक, है ना। अब यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखने जाओगे ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम बोला है, यानी कि हमें देखना है कि अगर मैं इनसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड का आधा करता हूँ तो ये आर और ए के बीच का रिलेशन क्या होगा, वही हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है। पहले तो इनसाइड वाला देखेंगे फिर आउटसाइड वाला देखेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा इनसाइड वाले का फॉर्मूला है ये म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर, और बी मैक्स यानी कि यहाँ पे आएगा हाफ इंटू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। तो ये कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, एक ये कैंसिल, तो आर का वैल्यू हमें यहाँ से मिलना चाहिए a बाई 2। तो आर का वैल्यू हमें मिलना चाहिए a बाई 2। a बाई 2 कहाँ पे दिख रहा है, दो ऑप्शन में है सी और डी, यानी कि ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि पहले हमें बोला इनसाइड, तो पहला वाला जो वैल्यू है वो इनसाइड के लिए, तो आर का वैल्यू a बाई 2 हो जाएगा।
दूसरा केस हमें देखना आउटसाइड के लिए। आउटसाइड यानी कि बाहर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ये अगर वैल्यू हम मान लेते हैं कि वो आर है, तो अगर आउटसाइड वाला पॉइंट होगा तो उसके लिए हम बोलेंगे आर इज ग्रेटर देन ए। तो आउटसाइड वाले के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, ये डायरेक्ट बन जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब बस बाहर भी क्या करना है, इस आउट वाले को मैक्स के साथ हाफ करना है, यानी कि बी आउट जो होगा दैट इज इक्वल टू बी मैक्स बाई 2, वही वाला सेम रिलेशन बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2πr, और इधर हाफ को बाहर ले आते तो इधर आ जाएगा बी मैक्स कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2πa, ठीक है। तो यहां से अगर इसको काटेंगे, नहीं आर नहीं कटेगा, सॉरी आर तो रहेगा, 2π कटेगा, तो आर इक्वल टू यहां से आपको मिल जाएगा ट्वाइस ए, यानी कि a/2 और ट्वाइस ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये रिलेशन आपको मेनली बिल्ड करना है, वहां से आपको आंसर यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम पे ध्यान दोगे तो डायग्राम में आपको यहाँ पे एक थिन फिल्म लगाया गया है इस वाले पॉइंट पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। बिकॉज ऑफ दैट जो CM है, CM यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो 0.2 सेंटीमीटर अबव द सेंटर, इतना हाइट पे वो फॉर्म होता है। अब हमें पूछा है कि थिकनेस ऑफ द फिल्म कितना होगा, वो आपको यहाँ पे पता करना है। तो इस कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्टली कि ये जो शिफ्ट हुआ है, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा वाई नाम देते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस ऑफ द फिल्म। ये जो फिल्म का थिकनेस है वो, और ये मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, ये मल्टीप्लाई होता है ये जो डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस के साथ इनके बीच का जो गैप है स्मॉल d, इसका रेशियो, यानी कि इसको हम लिखते हैं कैपिटल D बाई स्मॉल d। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा वाई आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया 0.2 सेंटीमीटर, म्यू माइनस 1 यानी कि 1.5 माइनस 1 जो कि होगा हाफ के बराबर, इंटू थिकनेस t, वही हमें निकालना है ना, थिकनेस ऑफ द फिल्म शुड बी माइक्रोमीटर बोला है। तो यहाँ पे वैसे यूनिट लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर है, तो ये यूनिट को आप कंसिडर इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो वहाँ से आपको आइडिया लग ही जाएगा। इंटू डी बाई डी, डी यानी कि 50/0.1। अब यूनिट का कोई इशू नहीं है क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही है, लेकिन हमें आंसर माइक्रोमीटर में निकालना है, खैर वो तो निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t इक्वल टू ये आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 500। इन्हें वे आप इसको 4/5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, विच विल गिव यू 0.8 इंटू 10⁻³ या फिर इसको लिखो 8 इंटू 10⁻⁴, लेकिन ये आया है किसमें, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को अगर हमें माइक्रोमीटर में लेके जाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में लेके जाने के लिए हमें यहाँ पे 10⁻⁴ को और मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो माइक्रोमीटर बनेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 माइक्रोमीटर। ऑल्दो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको यहाँ पे 4/5 दिख जाएगा तो यहाँ पे 0.80 बनेगा, और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, तो ये कन्वर्जन करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में इसका एक्चुअली सोल्यूशन घुसाया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि अ कॉइल ऑफ एरिया ए एंड n टर्न्स इज रोटेटिंग with angular velocity omega in a uniform magnetic field B about an axis perpendicular to B. Magnetic flux phi and induced EMF across it at an instant when B is parallel to the plane of the coil. बस इस पॉइंट को पकड़ लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। B is parallel to plane of the coil का मतलब ये है कि अगर ये कॉइल है, मान लो ये प्लेन ऑफ द कॉइल कौन सा हो जाएगा, ये। अगर B ऐसे है तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वो ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। बस ये 90 डिग्री अगर आपको पता चल जाता है तो आपका काम यहां से हो जाएगा। देखो अब हमें पता है कि जो फाई होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है NBA इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप इसको EMF बनाओगे तो हम क्या करते हैं, EMF इक्वल टू हम लिखते हैं d∅dt, यानी कि इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर तीनों कांस्टेंट है, तो ये तो चलो डिफरेंशिएट नहीं होगा, लेकिन रोटेट करने की वजह से एंगल चेंज होता है। एंगल चेंज होने का मतलब है एंगल यहाँ पे वेरिएबल की तरह बिहेव करने वाला है, तो यहाँ पे आएगा NBA, हम लिखेंगे d/dt ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे EMF जो आपको देखने को मिलेगा वो आ जाएगा NBA तो आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन
मतलब माइनस साइन आता है उसमें, लेकिन यहाँ पे आंसर में कोई भी साइन माइनस के फॉर्म में है नहीं, तो आप उसको प्लस के फॉर्म में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे सिंस हम डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। और थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है वो बन जाता है ओमेगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा ईएमएफ इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि सॉरी, क्वेश्चन के हिसाब से जो स्टेटमेंट यूज किया गया है, बी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि इनके बीच का एंगल एरिया वेक्टर और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो अगर फाई के केस में देखोगे तो cos 90 0, तो फाई का वैल्यू 0 होना चाहिए। फाई का वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकता है, बी और सी में से एक आएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर 90 डिग्री आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ईएमएफ का वैल्यू आपको मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन 90 to 1 हो जाएगा। तो ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है। हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल कैसा होगा। ओके, तो अगर ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसे मान लो इसका एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। जो ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस को आर बोला गया है। ठीक है, हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के केस में आपको पता होगा, इसको हम लिखते हैं EV/2, ये वाला इसका फॉर्मूला बन जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमें रिलेशन पूछा है, प्रोपोर्शनल टू पूछा है आर के फॉर्म में, आर के साथ क्या ये रिलेशन बनाएगा। अब जब v की बात करेंगे, v तो कांस्टेंट होगा, लेकिन v भी डिपेंड करता है r के साथ, तो v और r का एक रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी का कुछ मेंशन नहीं है, खाली r का मेंशन है, तो वेलोसिटी को हम r में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि e और 2 ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो m है इट इज प्रोपोर्शनल टू vr। और v का हमें पता है, v और r का रिलेशन कैसा होता है, आप लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले केस में देखा था, v जो होता है वो √gm/r के फॉर्म में आता था, याद है। यानी कि ये जो r है, gm का केस यहाँ पे आएगा नहीं, बस रिलेशन बताने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में जो ये gm/r होता है, तो v और r का अगर आप रिलेशन देखोगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r होता है। और सिंस हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बना रहे हैं, तो v की जगह पे डायरेक्टली आप 1/√r को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r इंटू r। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इधर आएगा r इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो r पावर -1/2, इधर 1 है, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r पावर 1/2, और 1/2 का मतलब है √r यानी कि 0.5, r पावर 0.5 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का जो प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बनेगा वो। तो 9 का हो गया ये वाला सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है, बट काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनवर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला है। तो उसके लिए डायरेक्ट जो रिलेशन बनता है वो देख लो। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/√2m के। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे इसको 1/k के फॉर्म में बनाना है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। k के ऊपर रूट है, इसको हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा h² डिवाइडेड बाय 2m इंटू k। अब प्लैंक्स कांस्टेंट 2 और m ये तीनों क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसको हटा के हम डायरेक्टली लैम्डा और k का रिलेशन बनाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/k प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। और क्लियरली अब तो आपको दिख रहा है कि जब भी ऐसे रिलेशन में स्क्वायर हमें देखने को मिलता है तो जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। और अगर मान लो इनकेस रिलेशन ऐसा हो जाता प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो वो स्ट्रेट लाइन बनता। तो अगर प्रोपोर्शनल होता तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन कह देते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो जो इनका ग्राफ बनेगा वो 1/k लैम्डा स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, इधर लैम्डा ही आएगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट का क्वेश्चन। ओके, ओके, तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो ये जो है एक नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा और ये नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा और ये भी नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो आउटपुट होता है वो किस तरह से आएगा, अगर आप ए और बी को यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में दोगे तो यहाँ पे नैंड गेट में क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक बार आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ऐड होगा, लेकिन ऐड होने के बाद दोनों के ऊपर एक बार आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब जब दोनों का इनपुट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ए
डॉट बी का बार आएगा, लेकिन सिंस ये किस तरह से बिहेव करते हैं, डॉट यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे इसका इनपुट अगर ए डॉट बी बार है, इसका इनपुट अगर ए डॉट बी बार सॉरी ए प्लस बी बार है, ये इन दोनों का इनपुट हो गया, लेकिन रिजल्ट में फाइनली एक आपको बार देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक बार सॉल्व करके देख लो, मतलब अपने हिसाब से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ तो y जो आउटपुट होगा वो कितना आएगा, उसका वैल्यू आना चाहिए ए डॉट बी बार प्लस सॉरी डॉट ए प्लस बी बार, और पूरे टर्म के ऊपर एक बार आ जाएगा। इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं 0 0 लेता हूँ तो इधर से 0 जाएगा, इधर से भी 0 जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0, लेकिन यहाँ पे बार आएगा तो इधर इनपुट आउटपुट में 1 आएगा। सेम यहाँ पे देखो 0 प्लस 0 0 आएगा, लेकिन इधर 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, बट ऊपर बार लगने की वजह से इधर फाइनली 0 आएगा। फिर 1 0 करके देखते हैं, अगर ए में 1 जाएगा और बी में 1 जाएगा तो 1 इंटू 0 अगर करोगे तो वो 0 होगा, लेकिन बार लगने की वजह से 1 होगा। यहाँ पे 1 प्लस 0 1 होगा, लेकिन बार लगने की वजह से इधर हो जाएगा 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, 1 इंटू 0 0 होगा, बट बार लगेगा तो वो 1 हो जाएगा वापस। फिर 0 1 करोगे तो यहाँ पे वापस आपको 1 देखने को मिलेगा। फिर अगर 1 1 करोगे तो आपको वापस 1 ही देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार आपको लोग चेक करके देख लेना, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये और या एंड की तरह बिहेव करेगा, वो हमें देखना है। तो आपको पता होगा कि जब ये और गेट होता है, इधर अगर आप ए इधर अगर आप बी बोलते हो तो रिजल्ट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो अगर आप 0 इनपुट देते हो तो 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 0 1 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 1 1 ही होगा, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक और गेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा ये सॉल्व। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अगर ये पेंडुलम है, पेंडुलम अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये उसका पाथ है, ये अगर पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, तो हमें पूछा है कि इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 90 डिग्री है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड, एक में वर्टिकली अपवर्ड होगा, एक में वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वर्टिकली अपवर्ड अगर आप देखोगे तो ये पेंडुलम इधर मूव कर रहा है। अगर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, मान लो ये अगर ऐसे एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो पेंडुलम जब मूव करते हुए इस पॉइंट पे आएगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी इसका इधर की तरफ लगेगा। और सिंस ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ये जो टेंशन बिल्ड होगा पेंडुलम में ऊपर की तरफ, उसी के अलोंग एक्सेलरेशन लगेगा। यानी कि अल्फा का वैल्यू, अगर ये पेंडुलम इधर आके यहाँ पे आ जाता है इस पोजीशन में, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा, तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है। और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए 90 डिग्री, क्योंकि जब आप इसको पकड़ के इधर लेके आओगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी की वजह से लगेगा, यानी कि इस वाले केस में अल्फा का वैल्यू आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ओके, सिंपल सा केस था, डायरेक्टली अगर आप पॉइंट्स को देख लोगे वहां से आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बस कॉलम मिलाने का क्वेश्चन है। तो देखो ये थोड़ा सा इसका साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई होप दिख रहा है। ओके, तो पहले मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है, तो यानी कि ए के साथ जो है वो 3 आना चाहिए। ए के साथ 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते, ए के साथ जो है वो 3 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 3 के साथ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो जब यहाँ पे शीट की बात करते हैं, तो शीट के केस में तो यही होता है, एक सिंगल शीट, तो बी के लिए तो 2 होना चाहिए। और लास्ट में बोला, थर्ड में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर, तो उसके लिए तो यही हो जाएगा, यानी कि सी के लिए 4 हो जाना चाहिए। तो इस केस में जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये तो वही रिलेशन बना देगा यहाँ से। और लास्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो 2 शीट के बीच में होता है, ये होता है ना सिग्मा, 2 शीट के बीच में जो फील्ड निकल के आता है सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, इससे सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 2 शीट का ऐसे होता है, तो जब नेट लेने जाओगे तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कि 2 शीट के बीच में बोला है ना 2 अपोजिटली चार्ज, तो अपोजिटली चार्ज होता है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड उधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की वजह से भी फील्ड उधर की तरफ जाएगा। तो दोनों का फील्ड हमें क्या करना है, ऐड करना है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये डी जो है वो 1 के साथ जाएगा।
यानी कि 3241, 3241 अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए 3241, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, पहला वाला कर लेते तो आंसर आ ही जाता है इसमें, क्योंकि ए के साथ 3 है, बाकी को कॉम्बिनेशन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में हमें बोला गया है, सो बोला कि द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली, किसके ऊपर वो डिपेंड करता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन स्पेसिफिक हीट, चेंज इन इट्स वॉल्यूम, चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो अगर आप एडियाबैटिक चेंज की बात करोगे उस केस में आइडियल गैस वर्क डन एडियाबैटिक चेंज के केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको देखने को मिलता है W इक्वल टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये जनरली फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे NR कांस्टेंट है, गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट है, तो W जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब क्या हो गया, ये डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप जाओगे वहां पे पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम इज दिस मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ दिस मच एक्स ऑन अ पार्टिकल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला पता है, ये हमें आर दिया हुआ है, ये हमें एफ दिया है, आर क्रॉस एफ करना होगा, तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं आई जे के। आर के लिए 1 1 1, फोर्स के लिए है 1 -1 1, तो जो सॉल्यूशन निकल गया वो इधर आएगा -1 -1, फिर माइनस जे इंटू जे के लिए देखोगे तो 1 1 1 -1 आ जाएगा, और के के लिए देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा -1। पहले वाले में लग रहा है, पहले वाले में प्लस आएगा फिर ये प्लस आएगा ना, हाँ ये पहले इसको करते 1 × 1 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे आएगा -1 -1, अभी ठीक है, एक सेकेंड, ये -1, हाँ ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो हमें मिलेगा इधर 2i कैप माइनस 2j कैप, सॉरी 2k कैप आएगा, j कैप तो 0 हो जाएगा, 2k कैप आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। ये हमारा टॉर्क है, पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन द z डायरेक्शन, z डायरेक्शन यानी कि k कैप की बात कर रहे हैं, k कैप के साथ कौन है, 2 है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो 2 होगा, अगर प्रॉपर डायरेक्शन के फॉर्म में पूछता तो माइनस, तो यानी कि वो z एक्सिस के ऑपोजिट साइड में वो मूव करता है, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में हमें बताया गया है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम बोला है, फिक्स वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर हैज अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, टू डबल द प्रेशर ऑफ द गैस द टेम्परेचर ऑफ गैस शुड बी रेज्ड टू। तो बस इसमें आइडियल गैस इक्वेशन के साथ देख लो, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, कौन कांस्टेंट है, फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब प्रेशर को क्या है, डबल, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा वही P1/P2 T1/T2, तो आप देखोगे पहला प्रेशर है P, P1 को P मान लो, P2 को 2P मान लो, डबल करना है। T1 कितना है, T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको करेंगे कन्वर्ट किस में, केल्विन में, तो केल्विन यानी कि 273 को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, P1/P2 इक्वल टू T1/T2, P1 कितना है, P/2P दैट इज इक्वल टू T1 है 300 डिवाइडेड बाय T2 हमें पता करना है, तो यहाँ से देखोगे तो T2 आपको मिल जाएगा 600 केल्विन, लेकिन आंसर जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करो, 600 से आप 273 को माइनस कर दो, आपको वो डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि सिली मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ पे है 9, 9 - 7 हो जाएगा 2, और यहाँ पे होगा 4 नहीं 5, 5 - 2 3, 327 ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला गया है, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल गिव्स दिस मच रीडिंग ऑन लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अगर रिवीजन किया होगा सॉल्व हो जाएगा, रिवीजन नहीं किया होगा तो काफी कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ होगा। तो देखो, सबसे पहले स्क्रू गेज की बात करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की वजह से अगर मेन स्केल मूव करता है तो वहां से हमें पता चलता है पिच के बारे में, और पिच को हम लोग लिखते हैं कि मेन स्केल में वो कितना मूव किया, मेन स्केल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.5 मिलीमीटर मूव किया गया है, बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर स्केल में कितना रोटेशन कंप्लीट किया, 5, तो यहां से आपको पिच मिल गया 0.3 mm, पिच हो गया, पिच पता है, और अगर हमें सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है वो पता है, तो यहां से डायरेक्टली लिस्ट काउंट निकल जाएगा, तो एलसी हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। तो ये हो गया 0.3/50 है ना, हाँ 50। तो यू कैन राइट दिस एज 3/500 यानी कि 0.6 के आसपास है ना, 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3/5। ऐसे नंबर्स में अगर मान लो टाइम कम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, एक काम ये कर सकते हो कि 3/5 आएगा ना, 3/5 को साइड में लिख दो और इसको 2 0 है तो उसको 10⁻² लिख दो, क्योंकि 0 ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 ही आएगा 10⁻²। ठीक है, मिलीमीटर में कन्वर्ट तो नहीं है, मिलीमीटर में ही है, ये डेटा मिलीमीटर में आ रहा है, ध्यान रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ मिलीमीटर, और इन अदर वर्ड्स आप इसको कह सकते हो 0.006 मिलीमीटर। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर कंफ्यूजन होता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ऐसे आधा अधूरा लूप टाइप का कुछ। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बिगर सर्कल का क्वार्टर पार्ट दिख रहा है और एक छोटे सर्कल का क्वार्टर पार्ट माइनस किया, मतलब हटाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे गायब है। ये एक वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वो हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें पता है, ये होता है μ0I/2 × r। r होता है रेडियस ऑफ द लूप, I होता है कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब अगर हम इस वाले पार्ट के लिए देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं बिगर वाले के लिए। ये अगर कंप्लीट लूप होता तो उसके लिए तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगता, लेकिन ये पूरे लूप का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है ना। तो इस वाले पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको मैं बी कहता हूं, क्योंकि इसका लेंथ स्मॉल बी है। तो उसको हम लोग लिखेंगे μ0I। करंट तो सेम ही है, दोनों लूप में कोई इशू नहीं है। μ0I/2 × r। r कितना है, r की जगह पे यहाँ पे b आ जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट लूप का 1/4 पार्ट है, इसलिए उसके साथ एक 1/4 मल्टीप्लाई कर दो बस। और जो छोटा वाला लूप है वहां पे सेम फॉर्मूला BA = μ0I, सेम करंट दोनों लूप में है, डिवाइडेड बाय 2 × a। लेकिन ये भी क्या है, ये पूरा लूप कंप्लीटेड नहीं है, ये 3/4 है ना ये, क्योंकि ये वाला सेक्शन गायब है, तो ये वाला इस वाले पार्ट की वजह से यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये 3/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बस। अब अगर दोनों का डायरेक्शन ध्यान दोगे तो ये कैसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, तो थंब जो है वो इनवर्ड होगा, यानी कि पेज के इनवर्ड, और इन अदर वर्ड्स बोर्ड के इनवर्ड होगा। इनवर्ड होने की वजह से क्रॉस वाला तो फॉलो करेगा, डॉट वाला नहीं हो पाएगा। अब इन तीनों में से कौन सा आंसर है वो देखना है। और सिंस दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। एक बाहर एक अंदर होता है, तो क्या करना है, एक को प्लस एक को माइनस लेकर नेट हमें निकालना होता है, जैसे आप वेक्टर के केस में करते हो। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इधर 3μ0I/8a प्लस μ0I/8b। तो कहाँ पे ये दिख रहा है, 3μ0I/8 है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये इनवर्ड होगा, ये तो नहीं होगा, हाँ ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या ये सही है? तो जवाब है हाँ, ये सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर सकता है। बॉडी का अगर वेलोसिटी 0 भी है तब भी उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। सिंपल सा एग्जांपल, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होता है। यस, बट क्या उस पॉइंट पे उसके पास एक्सेलरेशन 0 होता है? तो जवाब है एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, क्योंकि ऑल टाइम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक एक्सेलरेशन हमेशा ही एक्ट कर रहा होता है उसके ऊपर। तो पहला है इस 0 बोलेगा, 0 बोला है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैन हैव एक्सेलरेशन इफ द नहीं, कैन हैव बोला है ना, कैन हैव एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0, हाँ एक्सर्शन इज करेक्ट। दूसरा बोला है कि बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सी भी करेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, आपको एक चीज पता होगा कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा होता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, अगर हम ये कहते हैं कि ये अगर रेस्ट पे आएगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना होगा। एक्सेलरेशन बेसिकली उसको पुल करके रुकने की कोशिश कर रहा है, तो एक टाइम बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी उसके पीछे लग रहा है। तो इस बार क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक मूव किया, लेकिन यहां पे जब उसका वेलोसिटी 0 होगा उसके बाद मोमेंटरीली वो रेस्ट पे आएगा। मोमेंटरीली वो रेस्ट पे आएगा व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, फिर वो रिवर्स में मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे वो रिटार्डेशन, वही एक्सेलरेशन यहाँ पे रिटार्डेशन की तरह बिहेव कर रहा था, और यहाँ पे वही एक्सेलरेशन अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। पहले वाले केस में वेलोसिटी को डिक्रीज करके 0 करेगा, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी को इंक्रीज करके उसको वापस मैक्सिमम को बना देगा। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सिमिलर ऑलमोस्ट कनेक्ट होता है, बट ये जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है
वो हमारा होना चाहिए, दोनों ही करेक्ट है बट डज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि 19 का बी होना चाहिए। एक बार मैं पेपर में देख लेता हूँ क्या ये सही एजम्पशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी होना चाहिए, यस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये करेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं करता इस चीज को। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों का अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये सिंपल रिवर्स बायस और मतलब जहाँ पे करंट फ्लो होगा या नहीं होगा वो वाला केस का क्वेश्चन है, जंक्शन डायोड के साथ में, सॉरी डायोड नहीं, यहाँ पे पीएन जंक्शन का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे केस ये है कि अगर आप देखोगे रिवर्स बायस कौन सा है वो आपको पूछा है। रिवर्स बायस का मतलब है कि जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो एन साइड होता है डायोड का, इसके साथ आपको नेगेटिव कनेक्ट होना होता है और इसके साथ पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाता है। और अगर उल्टा कर देंगे कि एन साइड में पॉजिटिव एंड लगा दो और पी साइड में नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा। ये वाला केस फॉलो होता है। अब यहाँ पे केस ये है कि पोटेंशियल का केस अगर आप देखोगे, पोटेंशियल के केस में देखना है कि किस साइड में पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि अगर आप फॉरवर्ड बायस कह रहे हो तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल कम होना चाहिए। रिवर्स बायस में उल्टा होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कम होना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप पहले वाले में देखोगे तो ये -12 वोल्ट 5 से कम है, -5 से -12 कम है, तो ये तो हमारा रिवर्स बायस नहीं है, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ पे देखोगे तो इस वाले एंड पे 5 वोल्ट है और ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड होने का मतलब है इसका पोटेंशियल हम 0 थ्योरेटिकली कंसीडर करके चल सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो गया। दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 यानी कि ये नहीं होगा, और यहाँ पे देखो इधर 10 है इधर 5 है, तो पॉजिटिव वाले साइड में ज्यादा है, नेगेटिव वाले साइड में कम है, यानी कि पी साइड में ज्यादा है, एन साइड में कम है, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, खाली एक ही है रिवर्स बायस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल रिड्यूस टू हाफ, वेवलेंथ जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू, चलो फॉर्मूला बना लेते हैं, h बाई mb होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट और मास अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा v के फॉर्म में। अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिड्यूस टू हाफ, वेलोसिटी अगर हाफ हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, डबल होगा। तो वेलोसिटी अगर आप बोलोगे कि v/2 बन जाएगा, तो जो वेवलेंथ होगा वो बन जाएगा 2 लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ हमारा डबल हो जाएगा। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पहले अगर हमारा वेवलेंथ 100% में था, वेलोसिटी के आधा होते ही वेवलेंथ डबल हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ हमारा 200% हो जाएगा। कितना हुआ है फिर कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ, पहले 100 था फिर 200 हो गया, कितना गैप आ रहा है, 100% का गैप आ रहा है। वो 100% इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है, तो 100% इंक्रीज हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है इस तरह से। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें पता करना है कि 3 ओम में और 10 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, करंट कितना है वो हमें नहीं पता है, वो दिया नहीं है, तो उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलेगा 10 × 15 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 25 प्लस इसके साथ 3 ओम और 1 ओम, 3 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो 3 + 1 इधर आ जाएगा। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा, तो इधर आ जाएगा 6 + 4 10 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो 10 ओम होगा। अप्लाइड पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो करंट क्लियरली 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा, फिर इधर डिवाइड होगा, फिर इधर कंबाइन होगा, यानी कि 3 ओम से तो 1 एम्पियर ही फ्लो होने वाला है। यस, तो 3 ओम से 1 एम्पियर यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, बी और डी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे 0.5 और 0.6 है। अगर कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो एक चीज आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 15 है, तो करंट तो इक्वली डिवाइड होने वाला है नहीं है। तो 0.5 एम्पियर अगर होगा, यानी कि इसका मतलब 10 ओम से भी 0.5 जा रहा है और इससे भी 0.5 जा रहा है, क्योंकि टोटल करंट ही 1 एम्पियर है ना, तो 1 एम्पियर ही तो डिवाइड होगा यहाँ पे। तो अगर इधर भी 0.5 इधर भी 0.5, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो देख लो ऐसे, शॉर्टकट में इसको देख सकते हो ऐसे कि जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस डिवाइडेड है उसी रेशियो में इन इनवर्स फॉर्म करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अगर यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 15 ओम है, दोनों का रेशियो देख लो, ये बन जाएगा 2:3। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, इसका मतलब ये है कि करंट जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पे कम करंट जाएगा, और जहां पे कम रेजिस्टेंस है वहां पे ज्यादा करंट जाएगा। और आपको पता है कि दोनों एंड के लिए पोटेंशियल इक्वल होगा, तो आपको पता है R इक्वल टू होता है V/I।
सिंस v इज कांस्टेंट तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा करंट उसमें कम जाएगा। तो इस केस में आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो कि 3 एम्पियर का करंट मतलब 3 रेशियो का करंट इधर आ जाएगा, 2 रेशियो का रेजिस्टेंस 2 रेशियो का करंट उधर चला जाएगा। ये रेशियो के फॉर्म में बता रहा हूं जस्ट फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग। अब 3+2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो टोटल करंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 रेशियो। ये 5 रेशियो किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है, तो 1 रेशियो बन जाएगा 0.2 एम्पियर के इक्विवेलेंट। तो यहां से है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो इंटू 0.2, क्योंकि 1 रेशियो अगर 0.2 के बराबर है तो 3 रेशियो हो जाएगा 0.6 के बराबर, और यहाँ पे 2 रेशियो हो जाएगा 0.4 के बराबर। और दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल करंट ही मिल जाएगा, और यहां से पता चल जाएगा कि 10 ओम से 0.6 पास होगा, 15 ओम से 0.4 पास हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये तो सिंपल सा केस है, अगर आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि a metallic shell has a point charge cube kept inside its cavity, which of the following diagrams correctly represents electric lines of force? Okay. अब अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को शेल के अंदर नहीं रखा होता तो फील्ड अंदर की तरफ कोई फील्ड लाइंस बनता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, खाली बाहर की तरफ फील्ड लाइंस बनता। लेकिन अंदर चार्ज रखने का मतलब यह है कि अगर आप इसको एक शेल की तरह ट्रीट करते हो और जो चार्ज है उसको हमने सेंटर में नहीं रखा है, थोड़ा सा इधर की तरफ है, वो कोई प्लस क्यू चार्ज, बिकॉज ऑफ दैट फेनोमेना आपको पता होगा कि इस वाले इनर सरफेस पे इधर नेगेटिव चार्ज वो खींच के लेके आएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में जितना भी चार्ज है नेगेटिव वाले को वो अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्जेस को पीछे की तरफ आउटर सरफेस की तरफ उसको पुश कर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक फील्ड बनता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, अंदर की तरफ भी एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उस फील्ड, वो फील्ड और बाहर का फील्ड दोनों के बीच में क्या होता है, बाहर का फील्ड जो है वो अंदर वाले फील्ड को कैंसिल कर देता है। तो इनसाइड जो होता है, इंड्यूस फील्ड बोल सकते हैं, फिर इनसाइड फील्ड, वो 0 होता है, यानी कि मटेरियल के अंदर यहाँ पे कोई भी फील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस चार्ज से क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि इस वाले पार्ट से आप डायरेक्टली इसको बाहर की तरफ ऐसे मूव नहीं करा सकते। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कैसे जाएगा, यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो ऐसे जाएगा। अगर कोई सरफेस पे ऐसे जा रहा है, ये तो स्ट्रेट चला जाएगा, इधर भी स्ट्रेट चला जाएगा, लेकिन बाकी सरफेस पे स्ट्रेट जाएगा तो वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा। लेकिन सरफेस पे जब भी फील्ड लाइन जाता है वो हमेशा एक 90 डिग्री एंगल पे जाके स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कर्व का शेप ले लेगा, इन सच ए वे कि ये जो लाइन है वो कर्व सरफेस पे डायरेक्टली नॉर्मल के फॉर्म में स्ट्राइक करे, इसीलिए यहाँ पे ये कर्व शेप बना लेता है, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बाहर की तरफ भी वो जाएगा लाइन, बाहर से फिर वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे चला जाएगा, इन सच ए वे कि सरफेस के साथ वो नॉर्मली सरफेस के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, नॉर्मल टू द कर्व सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेस इफ द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर गामा पी बाई रो होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड को यूज किया है, तो हमें जाना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आप जाओगे, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है पी भी इक्वल एनआरटी होता है, तो आरएचएस पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि वॉल्यूम के साथ प्रेशर का इनवर्स रिलेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी भी तो है, तो डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा बनता है, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ अगर आप रिलेशन देखोगे तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास अगर कांस्टेंट रहता है तो ये वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन बनेगा। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हो कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पे बोलेगा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेस इफ द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा यहाँ पे साउंड, हाँ, तो अगर एयर में वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर डिक्रीजेस इफ द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस। अगर प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब है हमारा डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट रह जाएगा। तो इस वाले केस की वजह से, क्योंकि नीचे भी कम होगा ऊपर भी कम होगा, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा असर्शन यहाँ पे रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू लैपलेस फॉर्मूला एज मॉडिफाइड बाय न्यूटन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय। अब ये फॉर्मूला दिखने में गलत है, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो गामा पी बाय रो होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे हमारा रीजन भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि दोनों हमारा रॉन्ग होना चाहिए, डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। एक बार मैच करके देख लेते हैं इसका क्या सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर
24 का हमारा होना चाहिए डी। हाँ, 24 का हमारा डी करेक्ट आंसर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर इज 0। ये तो गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर 0 होगा तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा ही नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है E/m इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ही नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर नहीं है तो वहां पे करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा असर्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग वायर इज नॉन जीरो। नेट चार्ज की अगर आप बात करोगे तो एक वायर के अंदर प्रोटॉन्स भी होता है, जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही वहां पे इलेक्ट्रॉन भी होता है, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को हम कंबाइन करके कंसीडर करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से जो नेट चार्ज आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, 0। क्योंकि प्रोटॉन के लिए आप लिखते हैं +q, इसके लिए लिखते हैं -q। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, कंबाइन करोगे तो वो नेट चार्ज कितना बताएगा, 0 बताएगा। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो बोल दिया, यानी कि रीजन भी हमारा रॉन्ग है, तो यानी कि असर्शन और रीजन दोनों हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गॉस लॉ का क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे बोला है कि दो सरफेस आपको दिया है, अंदर वाला Q और बाहर वाला, सॉरी सरफेस 1 के अंदर Q चार्ज है और सरफेस 2 के अंदर 2Q भी और Q भी है, यानी कि 1 के लिए देखोगे तो φ1 जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा Q/ε0, और जो φ2 आएगा यानी कि दूसरे वाले सरफेस के बाहर जो फ्लक्स निकल के आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, 2Q के साथ Q, दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन का फ्लक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल चार्ज है 3Q डिवाइडेड बाई ε0, तो रेशियो बन जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको डिफ्यूजन करंट की बात की गई है। डिफ्यूजन करंट का केस आपको पता होगा कि अगर ये अनबायस होता है, डायरेक्टली बता देता हूँ आपको आइडिया लग जाएगा, अगर अनबायस होता है यानी कि न्यूट्रल भी कह सकते हैं उसको, न्यूट्रल होता है, तो इन दैट केस जो आपका डिफ्यूजन करंट होता है वो ड्रिफ्ट के बराबर होता है। लेकिन अगर कनेक्शन, जो जंक्शन का कनेक्शन है वो अगर फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो ड्रिफ्ट से ग्रेटर होता है, और अगर रिवर्स बायस होता है तो डिफ्यूजन जो है वो ड्रिफ्ट से लेस होता है। बस ये रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर। ग्रेटर कहाँ पे है, ग्रेटर हमें फॉरवर्ड बायस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, दैट इज करेक्ट। आपको ये पहले क्लास 12 के टाइम से आप लोग पढ़ रहे होंगे इसको, कि जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक अगर इधर जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो होता है। और दूसरा होता है कि ई एंड बी आर सेल्फ सस्टेनिंग। यस, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन फिर सवाल आएगा कि दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो जवाब होगा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेल्फ सस्टेनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होना और सेल्फ सस्टेनिंग होना, दे डोंट मेक एनी कनेक्शन। तो यानी कि दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करते। नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक कोलिजन का क्वेश्चन। चलो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m kg मूविंग विद वेलोसिटी 3i cap plus 2j cap मीटर पर सेकेंड collides with a stationary body of mass m kg and finally moves with velocity this much. Okay, ये रिलेशन हमें फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले तो कोलिजन कैसा हमें नहीं पता है, बट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं क्योंकि चाहे इलास्टिक हो या फिर नॉन इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, दोनों केस में हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को मिलता है। तो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे, बिफोर द कोलिजन मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सो 3i कैप है ना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस कैपिटल M इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट पे है। और आफ्टर द कोलिजन जो है वो फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है, m kg की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू -2i कैप प्लस j कैप, और कैपिटल M का हमें नहीं पता, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो mv दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो m इधर आ जाएगा 5i कैप, ये जाएगा तो प्लस j कैप, 5i कैप प्लस j कैप, ये तो है 5i कैप प्लस j कैप दिख रहा है।
अगर मैं दोनों का रेशियो बना देता हूँ m बाय कैपिटल M, तो ये बन जाएगा 5i कैप प्लस j कैप। m बाय m यानी कि ये बन जाएगा, m बाय m का मतलब है 13, तो यहाँ पे तो 13 आ जाएगा, यस 5i कैप प्लस j कैप। ये हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है। क्या ए करेक्ट है? उसके लिए क्या करो, इंपल्स चेक कर लो। इंपल्स के लिए पूछा है J इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इतना है, इनिशियल इतना है, तो दिस माइनस दिस कर दो, बस पता चल जाएगा वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ से आपको मिलेगा m को कॉमन ही ले लेते, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3i कैप माइनस 2 कैप, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, 2j कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा m 5i कैप और इधर से प्लस j कैप, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस j कैप ही बनेगा, दोनों माइनस का मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आई थिंक राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ए भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों करेक्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 में क्या बोला है? ओके, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में क्या बोला है कि इफ हायर वैल्यू ऑफ एल इज टेकन, यानी कि इंडक्टर का वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर देते हो, इंडक्टेंस का वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर देते हो, देन इट विल टेक मोर टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट ऑफ द करंट। तो इसका जवाब हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एल के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हो तो आपको एक चीज पता होगा कि जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो वो एक बैक ईएमएफ वहां पे लगाता है, यानी कि करंट के फ्लो को वो रोकने की कोशिश करता है। तो जितना ज्यादा एल का वैल्यू होगा, स्टेडी स्टेट करंट को स्टेडी स्टेट में आने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जितना ये पावरफुल होगा उतना ही वो ज्यादा बैक ईएमएफ लगाएगा। बिकॉज ऑफ दैट करंट को स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा असर्शन करेक्ट है। रीजन फॉर हायर वैल्यू ऑफ एल बैक ईएमएफ इज लार्जर, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही वाला पॉइंट है, यानी कि रीजन भी सही है और रीजन एक्सर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। क्या 30 का ए है? 30 का हमारा ए है, यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे बोला है कि इफ अर्थ वर टू श्रिंक लेंथ ऑफ द डे वुड इंक्रीज। तो क्या ये सही जवाब है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ। तो वहां पे क्या होता है, हम उसमें लिखते हैं Li इक्वल टू LF। Li में आ जाएगा I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I यहाँ पे करंट नहीं है, ध्यान रखना, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप अर्थ के साइज को छोटा कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, क्योंकि अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इक्वल टू 2/5 mr²। अगर साइज छोटा होगा, मास का कुछ मेंशन नहीं है, तो मास को हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप मास को कांस्टेंट रखते हो, रेडियस को कम करते हो, तो आई कम होगा। यानी कि अगर इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होना चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या होता है कि पहले वाले केस में अगर आई ज्यादा है तो ओमेगा कम होगा, दूसरे वाले केस में ओमेगा ज्यादा होगा। यानी कि जब आप अर्थ के साइज को छोटा कर दोगे तो स्पीड ऑफ रोटेशन यानी कि ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा तो रोटेशन के लिए उसको टाइम कम लगेगा, यानी कि डे तो इंक्रीज नहीं होगा, डे डिक्रीज होगा, यानी कि असर्शन हमारा रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज ओमेगा के केस में हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t। अब एक सिंगल रोटेशन के लिए अगर आप देखोगे तो 2π तो अलग अलग केस में कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप बोल दो कि ओमेगा इंक्रीज होगा तो टाइम को डिक्रीज होना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी वो घूम पाएगा, टाइम थोड़ा कम कंज्यूम करेगा, तो असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा केस ये है, डे वुड इंक्रीज बोला ना, डे डिक्रीज होना चाहिए, टाइम तो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे असर्शन हमारा रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा बोला कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स वुड टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, मोर टाइम भी नहीं लगेगा, यानी कि ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बोला कि ओमेगा बढ़ेगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट मतलब रोटेशन उसका फास्ट होगा, रोटेशन फास्ट होने की वजह से टाइम उसको कम लगेगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि मोर टाइम, तो यहाँ पे रीजन भी रॉन्ग होना चाहिए। तो 30 का हमारा दोनों फॉल्स, 31 का हमारा डी होना चाहिए। 31 का डी है, हाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है कि मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन सेमीकंडक्टर्स। क्या मेटल सेमीकंडक्टर से बेटर कंडक्टर होता है? तो जवाब है यस, ये बेटर कंडक्टर होता है। फिर दूसरा बोला है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैव लार्ज एनर्जी गैप इन केस ऑफ मेटल्स। नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप जो है ये आपको कहां देखने को मिलता है? ये इंसुलेटर के केस में देखने को मिलता है। इंसुलेटर के केस में आपको देखने को मिलता है। इन केस ऑफ मेटल क्या होता है? इन केस ऑफ मेटल जो VB और CB होता है, दोनों क्या होते हैं? दोनों ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 32 का भी वापस डी हो जाएगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं 33 की तरफ। 33 में हमें जेनर डायोड का क्वेश्चन दिया है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इन द सर्किट शोन इफ द करंट थ्रू 500 ओम रेजिस्टर इज 25 मिली एम्पियर, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल करंट की बात की गई है इनडायरेक्टली। टोटल करंट किसमें, इन द सर्किट, वो हो जाएगा 25 मिली एम्पियर, ठीक है। एंड दैट थ्रू द लोड इज लोड RL इज 5 मिली एम्पियर, यानी कि करंट थ्रू द लोड जो होगा वो आपको 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। हमें पूछा है कि जेनर डायोड से मैक्सिमम करंट कितना पास होगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है आपको डायरेक्टली पता होगा कि आई टोटल जो होता है इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जेनर डायोड से कितना करंट पास हुआ प्लस लोड से कितना करंट पास हुआ। तो यहां से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि करंट थ्रू द जेनर डायोड विल बी इक्वल टू टोटल माइनस लोड, यानी कि 25 माइनस 5 20 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव कराया गया है। ये क्वेश्चन आई होप काफी लोगों ने पहले भी किया है एंड इसके बारे में क्लास में भी डिस्कशन हो चुका है। एक बार फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल है उसको हमने 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। After 5 seconds, it explodes into 2 parts. One part of mass this much gram emerges with speed this much. 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी यहाँ पे जब आएगा तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा, कितना होगा हमें नहीं पता, वो निकाल सकते हैं कैसे। ऊपर की तरफ जा रहा है तो v इक्वल टू यू माइनस डी टी हो जाएगा। तो v इक्वल टू इनिशियल है 100 माइनस 10 इंटू टाइम है 5 सेकेंड विच विल गिव यू 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बिफोर द एक्सप्लोजन उसके पास वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या हुआ कि ये 2 टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा जिसका मास है 400 ग्राम, उसका स्पीड कितना बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25 मीटर पर सेकेंड। एंड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो ऊपर वाला पार्ट है जिसका मास है 600 ग्राम, क्योंकि 1 kg का है तो नीचे वाला 400 होगा, ऊपर वाला 600 होना ही चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट इवन दो वी नो दैट, तो इसको हम भी मान लेते हैं कि ऊपर जगह साइड में जगह वी डोंट नो दैट, वो फॉर्मूला हमें बता देगा कि कितना आना चाहिए। अब बिफोर द एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था वो अपवर्ड था, तो अपवर्ड वाले को हम पॉजिटिव मान लेते, डाउनवर्ड को हम नेगेटिव मान लेते, वेलोसिटी का जो साइन होगा। तो हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल करते, इनिशियल मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बिफोर द एक्सप्लोजन एंड मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल। मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज 1 kg मास है, पार्टिकल के पास स्पीड कितना है, 5 सेकंड बाद स्पीड बन गया था 50 मीटर पर सेकंड, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में 2 पार्ट आ जाएगा, एक 400 ग्राम, इसको 0.4 kg लिख सकते हैं, इनटू नीचे की तरफ है क्योंकि ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं तो नीचे वाले को मुझे नेगेटिव लेना होगा, तो ये आ जाएगा -25 प्लस ये हमें नहीं पता तो इसको मैं भी लिख देता हूं, बस इसको सॉल्व कर दो, वही हमारा आंसर है। तो यहां से आएगा 0.6v दैट इज इक्वल टू 50, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 25 4 जा होता है 100, लेकिन 0.4 है तो वो 10 बन जाएगा, 10 इधर जाएगा तो ऐड होगा तो ये 60 बन जाएगा। तो v इक्वल टू 60 बाई 0.6 यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपके रिजल्ट में पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन हमने अपवर्ड के लिए लिया था, तो यहाँ पे सिंस ये नेगेटिव साइन के साथ नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड के साथ चला जाएगा। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो उसका भी टेंशन मत लो, वहां पे आप भी उसका सोल्यूशन देख सकते हो। ऑल्दो बिफोर यू वॉच द वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड हो भी चुका होगा। ओके चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हमें फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस दिया हुआ है, ट्यूब लेंथ हमें दिया है, हमें पूछा नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला जब भी वर्ड आपको दिखे ना समझ जाना इमेज हमारा इन्फिनिटी में बनेगा। इमेज इन्फिनिटी में बनने का रीजन ये मतलब ये है कि आई जो है वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, और जब आई रिलैक्स पोजीशन में रहता है तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखते हैं एम नॉट इंटू एफ ई, सॉरी एम नॉट इंटू एम ई। एम नॉट के लिए आ जाएगा हमारे पास एल बाई एफ नॉट इंटू इधर आता है डी बाई एफ ई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब वो इन्फिनिटी में इमेज बनता है। और अगर इमेज आपका नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर में अगर इमेज बनता है तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करना एल बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ये इमेज इन्फिनिटी में बनने के लिए है, ये इमेज जब नजदीक बनता है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तब ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ध्यान रखना। तो एल आपको दिया है कितना 32, एफ नॉट दिया है 2, डी 25 हमें पता ही है फिक्स वैल्यू है, और ये है 4, तो 4 2 8, 8 4 32, यस। तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए।
ये माइक्रोस्कोप वाला जितना क्वेश्चन आपको दिखता है अच्छे से करके रखना, क्योंकि ये काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है रे ऑप्टिक्स से। माइक्रोस्कोप हो गया या फिर टेलीस्कोप हो गया या फिर मतलब सिंपल कंपाउंड दोनों देख के रखना, और टेलीस्कोप यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करना आप लोग, क्योंकि हाई चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इतना दिया, हमें पूछा पावर फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले तो इंपेडेंस निकाल लेते हैं। इंपेडेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √R² प्लस इंडक्टेंस माइनस कैपेसिटेंस, यानी कि XL माइनस XC लिखते हैं ना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर होने का मतलब है 80 का स्क्वायर, और XL माइनस XC यानी कि 100 माइनस 4 यानी कि 60 का स्क्वायर। तो 80 60 का स्क्वायर का जब रूट लोगे तो ये बनेगा 100, यानी कि 10 बन जाएगा, सॉरी ये हाँ 100 बन जाएगा, 100 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस है। ओ यहाँ पे अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। हाँ ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज ये है, इंपेडेंस नहीं एक्चुअली, सॉरी वोल्ट के फॉर्म में है ना, सॉरी मैंने रेजिस्टेंस देख लिया इसको, बात तो सही है। मतलब जो अपना यहाँ से सर्किट का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल आ जाएगा V जो निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 80²। मतलब इंपेडेंस के साथ वो सिमिलर टाइप के रिलेशन बनाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वो, क्योंकि अगर आप इसको Z लिख के भी सॉल्व करोगे अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, बट सिंस आपको इसका सोल्यूशन दिखाना नहीं है तो वो आपको पता नहीं चलेगा। बट ध्यान रखना ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सॉरी ये 80 आ जाएगा। हाँ ये इसको ऐसे लिखना है आपको, पोटेंशियल के फॉर्म में है, मैंने गलती से इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में देख लिया था, पोटेंशियल के फॉर्म में ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है ना। तो यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा 80² प्लस 60², विच विल गिव यू, यहाँ से आपको मिलेगा 100 वोल्ट, ये वोल्ट के फॉर्म में आएगा। अब जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई, ये आपको पता होगा। cos फाई को निकालने का मतलब है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस के अलोंग कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल अलोंग द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल कितना है उसको हम देखते हैं। तो अलोंग द रेजिस्टेंस है 80, टोटल हमें कितना मिला, इक्विवेलेंट जो मिला है वो है 100, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.8 वोल्ट। तो 0.8 वोल्ट तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में वोल्ट है, तो ये एक कांस्टेंट बन जाएगा, देयर विल बी नो यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 में अगर आप देखोगे तो आपको मोमेंटम दिया है, ठीक है, अरे डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dp/dt कर दो, वही फोर्स होता है ना। तो ये पहले वाले का 0, इधर आएगा 6 × t, कितने टाइम पे, 3 सेकंड में चाहिए, तो 6 × 3 18 न्यूटन, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 38, आंसर 18 था लेकिन क्वेश्चन नंबर अगला वाला 38 होगा। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ध्यान देना क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक फ्रेम दिया हुआ है, DE और GF वाले पार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन जिस पार्ट को आप मूव कराएंगे, जिस रॉड को आप मूव कराओगे इसके पास R अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जब ये मूव करेगा तो एक चीज पता है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, वहां पे वैल्यू है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक मोशनल EMF जनरेट होगा, एक मोशनल EMF आएगा यहाँ पे, जिसको हम लिखते हैं E = BVL। अब ये जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और लेंथ ऑफ द रॉड भी कांस्टेंट है, इसको तो चेंज नहीं कर रहा है इसके लेंथ को, यानी कि यहाँ पे EMF जो है वो कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखना। और जब यहाँ पे EMF कांस्टेंट बन जाएगा, एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि इस रॉड के पास अपना एक रेजिस्टेंस है, साथ में एक कैपेसिटर भी है, और जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो DC सप्लाई की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे AC नहीं DC सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो सर्किट बनेगा वो एक DC RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब ये DC RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होता है, वो चार्ज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को मिलता है आपको, उसको हम लोग लिखते हैं कि जो कैपेसिटर में चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, वही हमें पूछा है ना कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा। तो कैपेसिटर में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो होता है Qmax, यानी कि मैक्सिमम चार्ज कितना इंड्यूस हो सकता है, इनटू 1 - e⁻t/RC, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि टाइम के साथ में जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा वो कैसे वेरी करेगा, वो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे वेरी करने वाला है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया इसका एक सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है, ये कॉम्बिनेशन दिया है, हमें पूछा है कि इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हाट इज द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो उसको मैं पहले बना लेता हूँ।
क्योंकि अगर आप इनिशियल केस में नहीं देखोगे कि कितना फोर्स एंड ऑल लग रहा है तो बाद में इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो ये हो गया ट्वाइस एम, इधर है स्प्रिंग, इधर है एम। ओके ओके तो ये इसका सेटअप है, यहाँ पे 2m ऊपर है, नीचे m मास है। अब नीचे की तरफ इसका mg लगेगा, यस नीचे तो mg है, ठीक है। एक और चीज आपको ये ध्यान रखना है, आई होप इट इज विजिबल। तो जब नीचे mg लगेगा, यहाँ पे जब नीचे की तरफ mg लगेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। अब ये स्प्रिंग फोर्स का काम क्या है कि अगर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ है तो स्प्रिंग के इस एंड में भी एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, यानी कि ये नीचे की तरफ आना चाहेगा। तो रीजन तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग का अपना प्रॉपर्टी होता है कि ये स्प्रिंग जो है वो फील करेगा कि जो mg है वो नीचे मुझे खींचने की कोशिश करे, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद को कंप्रेस करके अपने ओरिजिनल लेंथ पे लाने की कोशिश करूंगा। तो स्प्रिंग दोनों एंड में उसी इक्वल फोर्सेस को अप्लाई करता है, तो यहाँ पे स्प्रिंग खुद को कंप्रेस करना चाहेगा, इस एंड से भी कंप्रेस करना चाहेगा। जब वो इस एंड से कंप्रेस करना चाहेगा तो 2m वाला जो मास है वो फील करेगा कि fs मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब 2m वाले मास का अपना तो 2mg नीचे की तरफ था ही, साथ में fs भी नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन बिल्ड होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। अब सिंस काटने से पहले, इस स्ट्रिंग को ब्रेक करने से पहले, फिर स्ट्रिंग को काटने से पहले यहाँ पे कोई भी मोशन था नहीं, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम का इक्वल होना चाहिए। तो नीचे अगर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो mg के बराबर है, और ट्वाइस m वाले ब्लॉक में देखोगे तो टेंशन इज इक्वल टू fs प्लस 2mg होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल mg प्लस 2mg 3mg हो जाना चाहिए। अब इसको लिखने का रीजन ये है कि जब स्ट्रिंग ब्रेक हुआ था, स्ट्रिंग ब्रेक होने से पहले ट्वाइस m वाले ब्लॉक में टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा था, 3mg लग रहा था। यानी कि द मोमेंट द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग जब नहीं रहेगा तो 2m वाले ब्लॉक में डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स खाली 2mg नहीं होगा, स्प्रिंग वाला भी फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो इसका एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बिल्ड होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स होगा, ये वाला फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो क्वेश्चन में हमें ट्वाइस m वाले ब्लॉक के ऊपर पूछा है तो उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। तो ट्वाइस m वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 3mg लग रहा है नीचे की तरफ, यस। और उस ब्लॉक का अपना मास कितना है, 2m है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 3g/2। तो 3g/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 39 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हमें ग्राफ दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे प्रेशर के साथ में डेंसिटी भी घुसा हुआ है, तो कौन सा पार्ट डेंसिटी बता रहा है, कौन सा पार्ट प्रेशर बता रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखो, pressure versus temperature graph of an ideal gas is shown in the figure if density of the gas at a point A is rho naught। ठीक है, पॉइंट A पे इस पॉइंट के लिए हमें रो नॉट बताया गया है, तो B पॉइंट का डेंसिटी कितना होगा हमें वो पता करना है। यहाँ पे आइडियल गैस के केस में हमें पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अब यहाँ पे अगर हम डेंसिटी को घुसाना चाहेंगे तो वॉल्यूम के सहारे उसको घुसा सकते हैं, बिकॉज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, तो P इक्वल टू आप लिख सकते हो मास बाय डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं PM बाय nRT। ठीक है, इसको यूज करके हम A और B के बीच में डेंसिटी का रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो A पॉइंट का अगर आप डेंसिटी अगर आप देखोगे तो वो रो नॉट बताया गया है, तो रो नॉट को हम लिख सकते हैं। A पॉइंट में प्रेशर कितना है, P नॉट है, मास का पता नहीं, मास कांस्टेंट है NR, और टेम्परेचर कितना है A पॉइंट पे, टेम्परेचर है T नॉट। ये आ गया पहला वाला। दूसरा वाला B पॉइंट पे डेंसिटी कितना होगा उसको हम ऐसे लिख देते हैं एज इट इज। B पॉइंट का प्रेशर कितना है, B पॉइंट पे प्रेशर है 3P नॉट, तो इधर आ जाएगा 3P नॉट इस फॉर्मूले के हिसाब से, इंटू मास कांस्टेंट, NR भी कांस्टेंट, और T कितना है, T है 2T नॉट। अब यहाँ पे P नॉट M NR T नॉट का मतलब क्या होता है, रो नॉट होता है, तो यहाँ से आप 3/2 को आगे लेके आ जाओ और ये बन जाएगा रो नॉट, यानी कि 3/2 रो नॉट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 यूडीएम का क्वेश्चन है, सिंपल सा, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहां पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, निकालना क्या है, डेंसिटी के मेजरमेंट में पॉसिबल परसेंटेज एरर कितना है, मैक्सिमम बोला है ना, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कितना है। तो डेंसिटी वायर के केस में आ जाएगा मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू द लेंथ ऑफ द वायर, तो इधर आ जाएगा डेल्टा रो बाय रो इंटू 100%, इधर आएगा डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, काम हो गया। डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम है 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, यानी कि रेडियस है ये 0.001 बाई 0.3, डेल्टा एल बाय एल यानी कि 0.02 बाई 5, ये हो गया इसका 100% के बराबर। ओके अब 100 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये बन जाएगा 0.2 बाई 0.4 यानी कि ये हाफ बन जाएगा, प्लस इधर अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 0.1, 0.2 बाई 0.3, सॉरी ये 0.1 इंटू 2 बन जाएगा 0.2, तो ये 2/3 बन जाएगा। इधर अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 हो जाएगा। तो हाफ का मतलब होता है 0.5, ये होता है 0.67, ये होता है 0.40, बाकी तो ऐड कर ही लोगे आप लोग। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली 1.57 ऐसा कुछ आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके 1.6 कह सकते हो। तो 1.6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर इनटू एमीटर, बोला कि वोल्टमीटर बोला है। अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ G ohm and a range of V volt. The value of resistance used in series to convert it into voltmeter of range NV volt क्या होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, R इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। ये आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर वाले केस में देखा होगा। G जो है वो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, हमें रेंज ऑफ वोल्टमीटर जो NV दिया, यानी कि ये वैल्यू हमें दिया है V का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इस V को बाहर निकालने की पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड, यानी कि R का वैल्यू हमें निकालना है। R का वैल्यू कितना होगा, तो एक चीज़ आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पे वोल्टमीटर को, सॉरी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ में। और एमीटर के केस में क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं, उसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो यहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से अगर हम V निकालते हैं तो V बाई आई जी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं V इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, ये होता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें V का वैल्यू दिया है कितना, NV। आई जी को लिख सकते हो आप V बाई गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज, क्योंकि करंट कितना पास होगा और पोटेंशियल कितना है, ठीक है। क्योंकि पहले जो है वोल्टमीटर है रेजिस्टेंस ऑफ G ओम एंड अ रेंज ऑफ V वोल्ट बोला है, तो इसीलिए इसका पोटेंशियल है V, और गैल्वेनोमीटर यानी कि G जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना इंटू आर प्लस जी। यहाँ से हमें R निकालना है, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा VR बाई जी, और इधर जी कैंसिल, V बचेगा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा R बाई जी दैट इज इक्वल टू n-1, और यू कैन से R इक्वल टू G इंटू n-1, G इंटू n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे A और B पॉइंट के बीच में डायोड है, यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको दिखेगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो डायोड के N साइड के साथ कनेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया। जब रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे 2 ओम के थ्रू कोई भी करंट यहाँ पे पास ही नहीं करेगा, नो करंट, इधर नो करंट हो जाएगा। और जब नो करंट होगा तो यहाँ पे ये जो सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और सिंस ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है तो यहाँ पे पॉइंट A और B के बीच का जो पोटेंशियल है
वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि VAB जो आने वाला है यहाँ पे वो 6 वोल्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। इनपुट पोटेंशियल जितना है वो A और B के बीच का है, सेम पोटेंशियल हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें आता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचा है और निपटा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट लाइट दिखाया गया है। व्हाइट लाइट होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा, विवग्योर बनेगा। हमें पूछा है कि यहाँ पे जब ये फ्लो करेगा तो ग्रीन लाइट अगर इस सरफेस के थ्रू ऐसे जाता है, हमें पूछा है कि देन द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम सरफेस, यहाँ से कौन सा लाइट बाहर की तरफ जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस वो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रीन लाइट ऐसे जा रहा है, अगर ये ग्रीन लाइट इधर से ऐसे जा रहा है, तो ग्रीन के नीचे जितना है वो तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, यस, यानी कि ब्लू, इंडिगो, वायलेट अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट होगा, और ग्रीन के बाद जो आता है येलो, ऑरेंज और रेड, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। अब हमें सवाल में इमर्जिंग आउट पूछा है कि टोटली यानी कि अंदर की तरफ ही जो रह जाएगा, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस लाइट रे के साथ होगा, जिस कलर के साथ होगा, वो पूछा है। तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे, यहाँ पे पूछा है इमर्जिंग फ्रॉम सरफेस AC। इमर्जिंग मतलब बाहर आ रहा है, बाहर कौन आएगा, ये तीनों, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड, ऑप्शन नंबर A। और अगर अंदर की तरफ पूछता तो वो बन जाता वायलेट, इंडिगो और ब्लू। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो ये जब लाइट रे ऐसे जाता है ना, सबसे ज़्यादा बेंड होता है वायलेट, सबसे कम बेंड होता है रेड। तो जो ज़्यादा बेंड होगा वो अंदर की तरफ ही रह जाएगा। अगर स्पेसिफिकली ग्रीन जो कलर है वो अगर इस सरफेस के अलोंग जा रहा है, तो ग्रीन के नीचे जो भी है वो तो अंदर ही चला गया होगा, और ग्रीन के बाहर जो है वही खाली यहाँ पे इमर्ज हो पाएगा। तो अगर आप लाइट रे का जो एंगल है उसको अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो ये लाइट रे ऐसे आ जाएगा, इमर्जिंग लाइट वाला। तो ये वाला फेनोमेना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का सोल्यूशन। देन आएगा क्वेश्चन नंबर 45। चलो इसका सॉल्यूशन यहीं पे बन जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दिया है, ऑफ रेशियो 10 हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी में है 500, सेकेंडरी का पता नहीं, वो निकाल सकते हैं क्योंकि टर्न्स का रेशियो बताया गया है। तो हम उसको लिख सकते हैं NS/NP, जिसका रेशियो कितना है 10। ओके, तो यहाँ से हमें पूछा है कि प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए AC सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल इन द प्राइमरी वोल्ट आपको देखने को मिलेगा 20 वोल्ट का। द सेकेंडरी वाइंडिंग विल हैव आउटपुट ऑफ, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वाइंडिंग का और पोटेंशियल का, EMF और बेसिकली इसको EMF के फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग। तो ये बन जाता है VS/VP, NS/NP इक्वल टू VS/VP, डायरेक्ट फॉर्मूला। NS/NP है 10, VS/VP, VS कितना है, VS में पता करना है ना, VS हमें नहीं पता, वही पता करना है, डिवाइडेड बाय VP कितना है 20 वोल्ट। तो VS आपको मिल गया 200 वोल्ट। तो VS 200 वोल्ट कहाँ पे है, एक में ही है। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी F जो 50 हर्ट्ज है तो वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा टोटल 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है जो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए है, 5 क्वेश्चन। आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देख सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं है तो एक बार वीडियो में ही देख लेना, सॉल्व करना है इसको। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहला हो गया। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इसको एक बार प्रैक्टिस करना। ये वाला, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, इसको अगर आप कर लोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे सभी क्वेश्चन अच्छे ही है, जस्ट टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। और अगर यहाँ पे आंसर की है तो आंसर की को भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। आंसर की है क्या वैसे, हाँ आंसर्स भी है। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसका आंसर की यहाँ पे है, इसको भी अगर यहाँ पे देख सकते हो। और ये क्वेश्चंस ऊपर की तरफ है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिया था तो एक बार वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।